हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हमने एक लेक्चर कर रखा है और आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन। हमारा टॉपिक जो होगा वो प्रकाश का परावर्तन होगा कि किसी वस्तु पे प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होती है, कोई वस्तु हमें दिखाई कब देती है, परावर्तन के दो नियम क्या क्या होते हैं और लास्ट में एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर इस चैप्टर के कर रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा वो। क्योंकि वहां पर हमने लेक्चर का शुरुआत किया था, कुछ बेसिक बातें की थी और बेसिक बात के साथ साथ हमने कुछ ऐसी बातें भी उसमें बताई थी कि जिसका हम इस पूरे चैप्टर में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जिन्होंने देख रखा उसके लिए अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख लें, क्योंकि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके दे रहे हैं वहां पर। और उस लेक्चर की जितनी बातों का इस्तेमाल होना है इस लेक्चर में उतना मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो वहां पर देखो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारे पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते थे। पहला पदार्थ जो होता था जिसको हम बोलते थे पारदर्शी पदार्थ बोलते थे। पहला जो था वो था हमारा पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते थे, परिभाषा भी वहां पर लिखवाया था कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है। जिनसे प्रकाश, अगर हम यहाँ पर लिखें कहेंगे कि जिनसे प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा कांच हो सकता है, एक हो सकता है हमारा पानी हो सकता है, या हीरा हो सकता है कि जिससे प्रकाश पूरी तरीके से पार हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा जो पदार्थ था वो था हमारा पारभासी पदार्थ होता था कि पारभासी पदार्थ दूसरा प्रकार का जो था वो था हमारा पारभासी पदार्थ था। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते थे, जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता था। वहां पे हमने इस चीज को लिखा था कि जिससे प्रकाश आंशिक रूप से, प्रकाश जो होगा वो आंशिक रूप से पार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे इसका एक बहुत फेमस सा एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल हमने बताया था, एग्जांपल होता है हमारा शहद होता है। शहद जो होता है वो हमारा पारभासी पदार्थ होता है। अगर उसमें प्रकाश डालोगे तो कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ प्रकाश हमारा पार नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो, जैसे हमारा तेल लगा हुआ कागज होता है, कोई एक कागज ले लो, उस पर तेल लगा दो और उसमें प्रकाश डालोगे तो देखोगे कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ प्रकाश पार नहीं होता है। और तीसरा जो पदार्थ होता था हमारा, वो होता था हमारा अपारदर्शी पदार्थ होता था। तीसरा जो होता था वो होता था हमारा अपारदर्शी पदार्थ था। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते थे कि जिनसे प्रकाश जो होगा वो पूर्ण रूप से पार ना हो। प्रकाश जो हो वो पूर्ण रूप से पार ना हो, यानी कि कुछ भी प्रकाश पार नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अब अपारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये हमारी दीवार है, ये भी हो गया, बोर्ड हो गया, ये भी है, ये सारे क्या है हमारे अपारदर्शी, क्योंकि इनसे प्रकाश हमारा कुछ भी पार नहीं होता। तो ये तीनों का हमारा इस्तेमाल था इस लेक्चर में, मेन इस्तेमाल था हमारा अपारदर्शी पदार्थ का। ठीक है, तो तीनों का याद रखना कि पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और एक होता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक है उसके हेडिंग लगा लेते हैं, वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी इसको नोट कर रखा होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखो परावर्तन का मतलब अगर हम बोले तो सिंपल सा कह सकते हैं कि टकरा कर वापस लौटना। अगर परावर्तन को एक लाइन में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि टकरा कर वापस लौटना या टकरा कर वापस लौट जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो, जैसे अगर तुम कोई एक बॉल लेते हो, उस बॉल को दीवार पर मारते हो तो वापस क्या होती है, लौट के बॉल वापस आ जाती है। तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। वापस लौट के आने को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कि परावर्तन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई वस्तु जाए, किसी वस्तु से टकराए और टकराने के बाद वापस क्या हो, लौट आए, उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती होगी, और परावर्तन का मतलब होता है लौटना, तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगी और वापस लौट आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कोई भी एक, इस तरीके से कोई भी एक वस्तु ले लेते हैं, वस्तु का ये ऊपरी सतह है, यहाँ पर हम कोई भी एक
दीप्तमान वस्तु ले लेते हैं। दीप्तमान वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं दीप्तमान वस्तु। या उत्सर्जित प्रकाश वाली कोई भी वस्तु ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी आंख है, हम इसको लगाकर देख रहे हैं कि ये प्रकाश जब यहाँ से निकलेगा तो हमारे आंखों तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले जब प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो इस सतह पर आकर पड़ेगा। प्रकाश जो होगा वो प्रकाश सबसे पहले इस सतह पर आकर पड़ेगा। अब अगर जिस सतह पर आकर पड़ रहा है अगर वो सतह हमारा अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश कुछ भी पार नहीं होता है, तो अगर ये सतह हमारा अपारदर्शी होगा तो प्रकाश टकरा कर वापस क्या होगा, लौट जाएगा। तो परावर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी सतह होना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है क्योंकि पारदर्शी में भी हो सकता है, मैं पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था कि पारदर्शी में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर उसका नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर सिर्फ हम परावर्तन की बात करेंगे तो वहां पे पदार्थ कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, जो हमने वहां पे पढ़ा है। तो अब देखो अगर मान लेते हैं ये हमारा अपारदर्शी पदार्थ है तो यहाँ से जब प्रकाश टकराएगा तो आगे जा नहीं पाएगा। जब आगे जा नहीं पाएगा प्रकाश तो ये प्रकाश जो होगा वापस टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तब ये वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। अब इस तरीके से टकरा कर वापस जाएगा तो हमें वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देने लग जाएंगी। तो यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश जो होता है जिस पृष्ठ से टकराकर लौटता है, यानी कि जिस पृष्ठ पर टकराएगा वापस लौटेगा, उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ की प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराएगा और वापस लौटेगा उसी पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो अब सिंपल सी परिभाषा क्लियर हो गया हमारा कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लिख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आ गया है कि वापस उसी माध्यम में लौटना चाहिए। माध्यम का मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे हमारा कांच जो हो गया उसको हम बोलते हैं अलग माध्यम, पानी हो गया उसको बोलेंगे अलग माध्यम, निर्वात हो गया उसको बोलेंगे अलग माध्यम। सबको हम क्या बोलते हैं, हीरा ले लो ये क्या हो जाएगा, अलग माध्यम, पारा ले लो क्या हो जाएगा, अलग माध्यम। तो हम सबको अलग अलग माध्यम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे हम पता करेंगे कि माध्यम अलग हो गया। देखो जैसे प्रकाश की चाल बदलेगी हम कह देंगे माध्यम अलग हो गया। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल दूसरी होती है, अगर हम कांच में देखें तो प्रकाश की चाल दूसरी होती है, अगर हम हीरे में देखें तो प्रकाश की चाल दूसरी होती है, पानी में देखें तो प्रकाश की चाल दूसरी होती है। तो जैसे प्रकाश की चाल बदलती है तुरंत हम कहते हैं माध्यम हमारा क्या हो गया, बदल गया। जैसे मान लो कि प्रकाश हमारा निर्वात से आ रहा था, एक कांच रखा था, उस कांच में क्या क्या प्रवेश किया, तो जैसे कांच में प्रवेश करेगा उसकी चाल क्या होगी, बदल जाएगी, उसकी चाल कुछ ना कुछ क्या होगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारा माध्यम क्या हो गया है, बदल गया। ये ज्यादा हो जाती है प्रकाश की चाल तब भी हम क्या कहते हैं कि माध्यम हमारा क्या हो गया, बदल गया। तो इस तरीके से हम माध्यम को डिसाइड करते हैं। मतलब यहाँ से अगर माध्यम का मतलब देखोगे तो ये है कि प्रकाश अगर निर्वात में आ रहा है तो वापस लौट के किस में जाना चाहिए, निर्वात में, तभी हम क्या कहेंगे, परावर्तन की घटना होती है। वैसे देखो जब माध्यम बदल जाता है ना तो वहां पे होती है अपवर्तन की घटना होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि माध्यम हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब देखो मान लो यहाँ पे क्या था, निर्वात था, तो वापस प्रकाश लौटा किसमें, निर्वात में लौटा, तो अब ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो सिंपल सी परिभाषा होती है प्रकाश की परावर्तन की कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस यही होती है हमारी परावर्तन की परिभाषा होती है। अब देखो इसको इस तरीके से बनाया जाता है
यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई भी एक कांच ले लिया। अब कांच को हमने क्या कर दिया कि नीचे से पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करते ही हमारा कैसा बन गया, अपारदर्शी बन गया। क्योंकि अगर कांच पे हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश पूरा का पूरा क्या होगा, पार हो जाएगा, तो फिर हमारा वहां पे परावर्तन की घटना होगी भी नहीं। तो इसलिए नीचे से हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्लास में बच्चों का क्वेश्चन अक्सर रहता है कि यहाँ पर हम कांच ही क्यों लेते हैं। अब देखो, कोई दूसरा पदार्थ क्यों नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, कोई भी पदार्थ ले लो। अगर कोई भी वस्तु तुम्हें दिखाई दे रही है तो किसके कारण दिखाई दे रही है, परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही है। तो सब में परावर्तन होती है, जितने भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं सब में क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे अगर तुम मुझे देख रहे हो, मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो भी किसके कारण देख रहे हो, परावर्तन के कारण। कैसे, अगर मान लो तुम छोड़ो, ऐसे देखो कि तुम जहां पे बैठोगे बगल में दीवार होगा, दीवार तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, किसके कारण, परावर्तन के कारण। कैसे दिखाई देता है कि कोई भी प्रकाश की किरण होगी, वो प्रकाश की किरण पहले दीवार पर आकर पड़ेगी। अब वहां से दीवार पर पड़ेगा तो दीवार कैसा होता है, अपारदर्शी, तो इसको पार करके तो जा नहीं पाएगा, तो वापस प्रकाश की किरण लौटेगी, और लौटने के बाद तुम्हारी आंखों पर आकर पड़ेगी, तो वो तुम्हें दीवार दिखाई देने लग जाता है। तो इसमें जितनी भी चीज तुम्हें दिखाई देती है वो सब किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो अब देखो, यहाँ पर हम कांच क्यों, दर्पण क्यों लेते हैं, क्योंकि दर्पण एक ऐसी युक्ति होता है जिससे लगभग लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। लगभग वो पूरे का प्रकाश क्या होता है, वापस लौट आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि कांच लिया, नीचे से पॉलिश कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, दर्पण। बाकी कोई भी वस्तु ले सकते हो कि हर वस्तु से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जितनी भी हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होती है, और उसी परावर्तन के कारण ही वस्तुएं तुम्हें क्या होती है, दिखाई देती है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तुएं तुम्हें दिखाई नहीं देगी। अब कुछ लोग के जहन में चल रहा होगा कि अपवर्तन में कहाँ परावर्तन होता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, वहां भी हमारा परावर्तन होता है। बिना परावर्तन के वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं देगी। वहां पर जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तब हम वहां पे करके दिखाएंगे कि देखो अपवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। इस चीज को आप याद रखना, वहां पर मैं इस चीज को दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इतना मान लो कि हर कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है तो किसके कारण दिखाई दे रही है, परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहली प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर पड़ती है, तो जो पहली किरण आके पड़ती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। वो किरण हमारी कहलाती है, वो किरण, जो किरण सबसे पहले आके पड़ती है वो किरण हमारी कहलाती है आपतित किरण कहलाती है। और सतह के, ये हमारा क्या हो जाएगा, सतह हो जाएगा। सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो कोई भी वस्तु हो गई, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, वो पेन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, किसके कारण, परावर्तन के कारण। कैसे दिखाई दे रहा होगा कि कोई प्रकाश की किरण पहले उस पेन पर आकर क्या होगी, पड़ी होगी, तो जो पहले आकर पड़ी होगी इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और इस सतह के जिस बिंदु पर पड़ी होगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और हम क्या करते हैं कि आपतन बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं, इस लंब को क्या बोला जाता है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं, उस लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब चूंकि ये हमारा कैसा है, अपारदर्शी, क्योंकि हमने नीचे से क्या कर रखा है, पॉलिश, तो पार करके जा नहीं पाएगा, तो वापस प्रकाश क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। और जो प्रकाश वापस लौटता है इस प्रकाश को हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोला जाता है। जो किरण वापस लौटता है उस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब तुम्हारे एग्जाम में अगर आ गया कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, तो ये परिभाषा लिख दो और नीचे ये हमारा चित्र चिपका दो, उसके लिए पूरा का पूरा नंबर हमारा हो गया। यहाँ से ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये अभिलंब, और ये क्या आ जाएगी, परावर्तित किरण। हाँ, एक पॉइंट और लिख दो इसी के बीच में कि जिस पृष्ठ से प्रकाश का, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसी पृष्ठ पर आकर परावर्तन हो रहा है, तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। इतना लिख दोगे यार, कोई एक नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। पूरा बोर्ड का क्वेश्चन होता है हमारा कि 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करिए, परिभाषा लिख के ये चित्र चपका तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है। चलिए, तुम मिटा दे रहा, उसको जो नोट करना चाहो नोट कर लो। यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो हमारा परावर्तन के नियम। कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस परावर्तन के हमारे कुछ नियम भी होते हैं। हेडिंग लगा दो कि परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम। तो देखो परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। पहले एक बार फिर से चित्र बना रहा हूँ ये चीज कि देखो जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक सतह हो गया, ये देख लो क्योंकि बार बार बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ हमने नीचे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, दर्पण। एक कोई किरण थी इस सतह पर आके पड़ी, जो किरण पहले आके पड़ेगी उस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। उस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आकर पड़ेगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर पड़ेगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। दूसरा का जब भी परावर्तन कराना होगा तो यही काम हमें करना होगा, जितनी बार परावर्तन कराएंगे उतनी बार यही काम करेंगे कि पहले आपतित किरण खींचे, आपतन बिंदु बनाया, और दूसरा काम क्या करेंगे कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देंगे और इस अभिलंब को हम एक लंब खींचेंगे और इस लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। जहां भी हमें परावर्तन कराना होगा यही तरीका होता है परावर्तन कराने का कि सबसे पहले आपतित किरण खींचो, आपतन बिंदु बनाओ, आपतन बिंदु पर क्या करो, एक लंब खींच दो जिसको क्या बोल दो, अभिलंब बोल दो। अब उसके बाद यहाँ से दूसरी किरण जो होगी वो हमारी क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये किरण होगा, इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित, इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा परावर्तित किरण कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे दो कोण बनते हैं। पहला कोण जो है वो पहला कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है और दूसरा कोण जो है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो जो यहाँ पर हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लिखते हैं आई से, और इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है हमारा आपतन कोण होता है। इसका नाम होता है हमारा आपतन कोण होता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि हमारा आपतन कोण जो है वो कहाँ पर बनता है और आपतन कोण को कैसे हम निकालेंगे, कहाँ पर आपतन कोण बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। आपतन कोण को कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण, हमारा जो आपतित किरण होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच में जो कोण बनेगा इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और इसको किससे लिखा जाता है, आई से। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो होता है वो होता है परावर्तन कोण। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा परावर्तन कोण। बता दे रहा हूँ क्या होता है परावर्तन कोण। सेम इसी प्रकार से कि परावर्तन कोण हम किसे कहेंगे, तो परावर्तन कोण के लिए हमारा बन जाएगा कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम लिखते हैं किससे, आर से। इसको लिखेंगे आर से और इसको बोला जाएगा परावर्तन कोण, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसके बीच में बनता है कि जो परावर्तन कोण होता है वो होता है हमारा आपतित किरण, हमारा आपतित किरण तथा परावर्तन कोण है ना, तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण। तो हमारा जो परावर्तित किरण होगा और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो जब भी परावर्तन की घटना होगी तो ऐसे ही हम परावर्तन कराते हैं कि सबसे पहले क्या खींचेंगे, आपतित किरण खींचेंगे, आपतन बिंदु उस पर लंब खींचेंगे, दूसरी किरण जाएगी परावर्तित किरण जाएगी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा आई, उसको बोलेंगे आपतन कोण। दूसरा हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा आर, उसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलते हैं। अब देखो इसका नियम क्या होता है। इसका पहला नियम होता है वो क्या कहलाता है कि हमारा आपतित किरण, पहला नियम जो होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों हमारे किस में होंगे, एक ही तल में होंगे। इसको ये भी किताब में पढ़े होंगे तो लिखा होगा कि कागज के तल में होते हैं।
जैसे अगर मान लो कोई भी एक तल बना लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा हाथ क्या हो गया, एक तल हो गया। इसको तल का मतलब हो गया कि मान लो ये x है और ये क्या हो गया y, तो ये हमारा एक्स वाई तल बन गया। तो जो यहाँ पर हमारा आपतित किरण, हम आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा। यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ये तल हो गया, ये वाला आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण, और बीच में क्या खींचा होगा, अभिलंब खींचा होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा परावर्तन की घटना होगी। अब देखो ये तीनों हमारे किसमें है, एक ही तल में, इसी तल में होते हैं, और ये कागज का तल होता है, तो तीनों हमारे किसमें होते हैं, एक ही तल में। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पहला नियम कहलाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम होता है, वो दूसरा नियम हमारा ये कहलाता है कि आपतन कोण जो होता है ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो होगा बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई जो होगा वो बराबर किसके होता है, आर के। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना हमेशा। जब भी तुम परावर्तन की घटना करोगे, जब भी तुम परावर्तन की घटना करोगे, तो उस परावर्तन की घटना में हमेशा देखोगे कि एंगल आई जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। यही हमारा जो होता है परावर्तन का नियम होता है। अब परावर्तन का ये पूरा बोर्ड का क्वेश्चन है, अगर पूछे परावर्तन का नियम क्या होता है, तो ये दोनों नियम बना दो और इस दोनों नियम लिख दो, यहाँ पर एक चित्र बना दो, बस ये हमारा हो गया परावर्तन के दो नियम। तो बस ये हमारा है परावर्तन के दो नियम। परावर्तन करने का तरीका आना चाहिए कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे, अभिलंब, यहाँ पे कोण आई और यहाँ पे कोण क्या बनेगा, आर। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसमें, चलो नोट करना आपको, नोट कर लिया। चलो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बोला था कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो जरा इसका परावर्तन की घटना तुम बताओ। जैसे मान लो कि ये हमने कोई एक सतह लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, दर्पण बना दिया, या बोलो कि अपारदर्शी बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि आपतित किरण में खींच दे रहा हूँ, परावर्तित किरण को तुम खींच कर बताओ। देखो अगर मान लो कि ये आपतित किरण हमने इसे सीधा लंबवत खींच दिया, आपतित किरण जो है इसे लंबवत खींच दिया, तो अब जरा यहाँ पे परावर्तित किरण खींच के बताओ कि परावर्तित किरण हमारा किधर जाएगा। वीडियो को रोको एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिवाइज करो और देखो कि हम परावर्तन की घटना कैसे करते थे। तो जरा इसमें परावर्तन की घटना करा के हमें परावर्तित किरण खींच के दिखाओ कि परावर्तित किरण को कैसे खींचोगे। चलो ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, ट्राई कर लो, कर लिया, हो गया। चलो देखो ये हमारा क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण बन गया, और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, बन गया आपतन बिंदु। दूसरा काम क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना। तो आपतन बिंदु पर हमने क्या खींचा, यहाँ से अभिलंब खींच दिया। तो अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण एंगल आई, एंगल आई का मान हमारा कितना है, 0। आपतन कोण हमारा किसके बीच का बनता था, तो देखो ना फिर से देखो आई किसके बीच का कोण बनता था, ये हमारा सतह हो गया, यहाँ पर ये सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया हमारा, ये यहाँ पे हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा यहाँ पे परावर्तित किरण हो गया। यही कोण तो हमारा क्या बनता था, आई बनता था आपतित किरण और अभिलंब के बीच का। देखो आपतित किरण भी वही है, अभिलंब भी वही है, आई का मान कितना हो गया, 0। और हमने पढ़ा कि परावर्तन में हमेशा आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो अगर आई 0 है तो एंगल आर का मान भी कितना होगा, 0 होगा। एंगल आर का 0 का मान मतलब क्या हो गया कि देखो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, आर, आर का मान 0 हो गया। आर का मान 0 का मतलब होगा ये कहां पर आ जाएगा, इसी सतह पर। तो प्रकाश जो होगा वो वापस इसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। जिस रास्ते से, जिस पथ पर प्रकाश आया था, प्रकाश उसी पथ पर वापस क्या होगा, लौट जाएगा। अब तुम क्या करो कि एक दर्पण ले लो, घर में तो सबके दर्पण होगा। अब दर्पण के सामने तुम क्या करो, ऐसे रखो और एक प्रकाश की टार्च जला दो। देखो जो प्रकाश, टार्च से प्रकाश सीधा निकलेगा तो प्रकाश सीधा जाकर पड़ेगा और वापस क्या होगा, लौट आएगा, मुड़ेगा नहीं। अगर तिरछे डालोगे देखोगे प्रकाश क्या होगा, मुड़ जाएगा। करके तुम खुद करके सब चीजें को देख सकते हो। तो ये था हमारा कि अब यहाँ पे लिखोगे क्या, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि बोलता है कि परावर्तित किरण का पथ क्या होगा। तो जो आपतित किरण का पथ होगा उसी पथ पर हमारा क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। पहला क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे चित्र बना के दे देगा,
ये चित्र ऐसे बनाकर देगा, जैसे मान लो कि ऐसे बना के इसी इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ लेता है, इस तरीके से ये बना दिया कि ये हमारा सतह है, यहाँ पर ये हमारी एक आपतित किरण खींची गई है, और यहाँ पे कह देगा यदि एंगल आई का मान कितना है 0, तो एंगल आर का मान बताओ, एंगल आर का मान कितना होगा। तो कुछ सोचने ही नहीं है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के नियम में हमें पता है कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर, तो एंगल आई का मान 0 है, तो एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन हमसे ऐसे ही पूछ सकता है, यदि आपतन कोण का मान आई है तो परावर्तन कोण का मान बताओ, लिख के दे सकता है या तुमको ऐसे चित्र बना के पूछ सकता है, तो किसी भी तरीके से तुमको पूछ सकता है। अगर इतनी चीजें पता है कि परावर्तन का नियम क्या होता है, तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो खत्म हो गया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, यही करेंगे। अगला लेक्चर जो हमारा होगा, तीसरा लेक्चर, उसमें हम करेंगे कि हमारा जो दर्पण होता है, वो दर्पण कितने प्रकार का होता है, और उसकी एक दर्पण कितने प्रकार का होता है, और सभी दर्पणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे।